हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम देखने वाले हैं गेट 2023 लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बॉटनी का सेक्शन आज कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉटनी वाले सेक्शन में, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के लिए हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 47 से शुरू हम करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है, बॉटनी का आता है, जोलॉजी का पेपर आता है, इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी का आता है, फूड टेक्नोलॉजी का आता है। तो हम मेजरली बॉटनी वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर स्पेसिफाइड टू वेस्कुलर प्लांट फाउंड इन एपिडर्मल सेल. Casparian strips are modified, mostly found in shoot tissue. Casparian strips act as a cellular barrier to allow selective nutrient uptake and exclusion of pathogens. Casparian strips are common in root endodermal cell of non-vascular plant. तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो पहले तो एपिडर्मल सेल में नहीं होती, इट इज़ प्रेजेंट इन द एंडोडर्मल सेल। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है कि मोस्टली फाउंड इन द शूट टिश्यूज, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। बट सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होते हैं वो सेलुलर बैरियर की तरह काम कर रहे होते हैं, जो सेलेक्टिवली न्यूट्रिएंट को अलाउ करते हैं अंदर ले जाने के लिए, राइट, अपटेक करवाने के लिए। इसके साथ साथ एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजेंस में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का मेजर रोल देखने को मिलता है। तो 47 का हमारा जो राइट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर सी। फिर आज 48 क्वेश्चन के ऊपर, रेटिनोन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिनोन इज अ केमिकल रेटिनोन इज अ केमिकल ऑफन यूज्ड टू किल इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रॉप प्लांट एंड फिशेज इन लेक. Retinone act by inhibiting electron transport from NADH dehydrogenase enzyme in complex 1 to ubiquinone in the mitochondrial electron transport chain. Which one of the following explain why plant can tolerate retinone application? तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज रेटिनोन। मैंने आपको जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था वहाँ पे भी बताया था कि रेटिनोन इज अ काइंड ऑफ ए इनिबिटर जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को इनिबिट करता है, जिसका नाम क्या होता है, NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स, राइट। और यूबिक्विनोन को जो इलेक्ट्रॉन देने होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहीं पे ही इनिबिट हो जाती है। तो रेटिनोन क्या है, काइंड ऑफ अ इनिबिटर है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट नीचे करेक्ट है जो बट यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन बाय, बट यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन बाय प्लांट कैन टॉलरेट रेटिनोन एप्लीकेशन। प्लांट रेटिनोन की एप्लीकेशन को कैसे टॉलरेट कर लेता है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में, आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है, द कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेजिस्टेंस टू रेटिनोन। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, अभी क्वेश्चन में ही बताया है कि फर्स्ट रेटिनोन क्या है, इनिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, वो भी NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, पहले ही बता दी गई थी इसी में ही, क्वेश्चन में ही। सेकेंड आते हैं, प्लांट इनएक्टिवेट रेटिनोन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो ऐसा भी नहीं होता कि वो इनएक्टिवेट कर देता है प्लांट हैव स्पेसिफिक चैनल दैट इफ्लक्स रेटिनोन आउट ऑफ द सेल। तो ऐसा भी नहीं होता कि उनके पास कुछ स्पेसिफिक चैनल होते हैं जिसकी वजह से रेटिनोन को बाहर भेज दिया जाए सेल से, बट इनके पास ऐसा जरूर होता है, प्लांट हैव एडिशनल NADPH डिहाइड्रोजनेजेस दैट आर रेजिस्टेंस टू रेटिनोन। तो ये जरूर होता है कि प्लांट के पास एडिशनल NADPH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस रहते हैं रेटिनोन की एप्लीकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट डी है। नेक्स्ट आते हैं 49 पे, थ्रू Pseudomonas infection in plant is actively inhibited by endogenous salicylic acid of host origin. A successful infection is still established because the bacterium secrete coronatine, an effector molecule. Which of the following best describe the mode of action of coronatine? देखो, कोरोनेटाइन के बारे में कुछ आपसे पूछा गया है कि कैसे वो मोड ऑफ एक्शन उसका क्या होता है। तो देखते हैं, कोरोनेटाइन इनिबिट सैलिसिलिक एसिड बायोसिंथेसिस। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकेंड आ जाओ, कोरोनेटाइन प्रमोट बायोसिंथेसिस ऑफ जस्मोनिक एसिड एंड जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग इन टर्न इनिबिट सैलिसिलिक एसिड रिस्पॉन्स। ओके, अगली देख लेते हैं,
कोरोनेटाइन इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं, कोरोनेटाइन इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जस्मोनिक एसिड। एंड यहाँ पे हमारी राइट स्टेटमेंट होगी डी, बिकॉज यहाँ पे बताया भी गया है कोरोनेटाइन इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जस्मोनिक एसिड विच एक्टिवेट जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग। किसकी सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है? जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से टू इनहिबिट द सैलिसिलिक एसिड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारी राइट स्टेटमेंट डी होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, जिसमें आपको एक डायग्राम बताया गया है यहाँ पे। और ये किसका डायग्राम है? तो ये है अनएक्सपेंडेड प्लांट सेल विद इन हाइपोकोटाइल विद द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल मार्क्ड ऑन इट सेल वॉल। तो ये जो बताया गया है, ऐसे मार्किंग करी गई है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, किसकी? हाइपोकोटाइल की। ठीक है, तो आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप would most likely result from expansion of this cell if the pattern of the cellulose fibril does not change। अगर ये पैटर्न हम बिल्कुल भी चेंज ना करें तो आपकी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसे होगी? तो देखो, हाइपोकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल इज अ स्टेम। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंशन जो होगी वो इलोंगेशन वाली साइड पे होगी, ऊपर वाली साइड को होगी। तो आपका राइट स्टेटमेंट ही ए होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर भी नहीं होगा और राउंड शेप का भी नहीं होगा, इसीलिए आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, जिसमें पूछा है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोलन डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, पोलन डेवलपमेंट की बात पूछी गई है एंजियोस्पर्म के केस में कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट आते हैं टैपिटल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। क्या ऐसा कभी होता है? तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। नॉट करेक्ट ही आपको बताना है। सेकेंड आते हैं कैपिटल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट। देखो, ऑल स्टेटमेंट होगी, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट ठीक है। फिर थर्ड आते हैं कैपिटल सेल वॉल ब्रेक्स डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयर एज इन इट रिमेन इंटैक्ट इन अदर। देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये है करेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन हमारी यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन में जो आंसर में जो अभी दिया गया है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। लास्ट देख लेते हैं, विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज कैपिटल सेल वॉल ब्रेक डाउन इन सम इंडिविजुअल एंड नॉट इन अदर। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 51 के जो राइट आंसर होंगे वो होगा ए, बी एंड डी। सी राइट स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाता है। फिर आ जाओ 52 क्वेश्चन के ऊपर, रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पैपकेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गवर्न CO2 फिक्सेशन इन बोथ C4 एंड CAM प्लांट्स। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैपकेज एक्टिविटी इज एंड आर करेक्ट। देखो, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है पैपकेज के बारे में, जो आप C4 और CAM प्लांट्स में पढ़ते हैं। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, पैपकेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि दिन में C4 प्लांट्स में पैपकेज जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है बाय डीफॉस्फोराइलेशन। तो बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट हमें करेक्ट बताना है। सेकंड देख लेते हैं, पैपकेज इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, बिकॉज कैम प्लांट में पैपकेज दिन में इनएक्टिवेट रहता है, ठीक है, बाय डीफॉस्फोराइलेशन। सी स्टेटमेंट देखो, पैपकेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन एट नाइट। तो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एक तो ठीक होना ही था, क्योंकि दिन में तो क्या होता है, दिन में ही एक्टिवेट रहते हैं। देखो, यहाँ पे इनएक्टिवेट लिखा था इसलिए गलत हो गया, और रात में क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, पैपकेज इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन एट नाइट। देखो, रात को तो हम पैपकेज जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ना कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है अबाउट पैपकेज इज बी एंड सी। फिर आ जाओ 53rd क्वेश्चन के ऊपर,
यहाँ पे पूछा है विच वन और मोर प्रोसेसेस लिस्टेड बिलो डज नॉट डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ नीचे जितनी भी स्टेटमेंट दी है उनमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रोड्यूस नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखो ब्रूइंग बाइन यूजिंग ईस्ट, तो ईस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तब यहाँ पे CO2 तो रिलीज़ होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। बेकिंग ब्रेड यूजिंग ईस्ट, तो ब्रेड बनाते टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है। थर्ड आते हैं हमारे पास मेकिंग योगर्ट यूजिंग लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल भी नहीं। और मेकिंग चीज़ यूजिंग फंगस, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है वो है A एंड B। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस में ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन क्या होती है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मिल रहा है। फर्स्ट पूछा है पोलैरिटी एनालिसिस हम कैसे करते हैं। देखो पोलैरिटी, देखो बहुत इजी से शुरू करते हैं। जो आप सभी को पता होगा कि बायसल्फेट सीक्वेंसिंग कहाँ की जाती है, तो बायसल्फेट सीक्वेंसिंग मिथाइलेशन के लिए करी जाती है। तो 4 का तो हो गया हमारे पास 2, राइट। और आप सभी को पता होगा पोलैरिटी एनालिसिस किस लिए की जाती है, तो पी का हो गया 3, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से हम पोलैरिटी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आते हैं आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग RNA, तो वो होगा RNA सीक्वेंसिंग, राइट। और आइडेंटिफाइंग SNP, तो ये होगा एक्सोम सीक्वेंसिंग। और सैटेलाइट DNA आइसोलेशन का डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये मिला हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। पी का होगा हमारे पास 2, देखो पी का 2, और पी का तो 3 है, 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पी का 3 बोला, पी का ये है 3। फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास स्टेटमेंट यहीं से ही आ जाएगा। और क्यू का बायसल्फेट सीक्वेंसिंग हमने बोला मिथाइलेशन, क्यू का 4। देखो क्यू, पी का 3, क्यू का 4। आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग RNA, तो हम RNA सीक्वेंसिंग से देख सकते हैं, तो आर का 1। आइडेंटिफाइंग SNP को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और सैटेलाइट DNA आइसोलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो टी का 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा बी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 56 क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी पूछा गया है पेरिडम के बारे में। पूछा गया है कि पेरिडम इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडन्स। इट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज थिकनेस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में पेरिडम का मेजर रोल देखने को मिलता है। आपको बोला है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मैच द फॉलोइंग करिए। देखो क्या क्या है, आप सभी को पता होगा। कॉर्क तो क्या होता है, कॉर्क इज अ फैलम, फैलोजन। उसके बाद फेलोइड्स क्या होते हैं, कॉक लाइक सेल्स होते हैं। फेलोडर्म इज अ टिश्यू रिजेंबलिंग कॉर्टिकल पैरेन्काइमा एंड फेलोजन इज अ कॉक कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज यहाँ पे आप मिला सकते हो, रुको वेट हटा देती हूँ। एक ही जगह से आंसर निकल सकता है हमारा। आर का कहाँ पे दिया हुआ है 4, और इसके साथ साथ पी का 3rd कॉक लाइक सेल, क्यू का फेलोजन इज अ कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म इज अ टिश्यू रिजेंबलिंग कॉर्टिकल पैरेन्काइमा। तो यहीं एक से ही आपका पूरा आंसर निकल जाना था अगर आपको कॉर्क का पता था। बहुत इजी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर एक और आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ग्रुप वन में राइस डिजीज़ दी गई है और उसके कॉजल और एजेंट भी दिए गए हैं, तो आपको वो मिलाने हैं। देखो यहाँ से ब्लास्ट से शुरू करते हैं। ब्लास्ट कौन काज करता है, तो ब्लास्ट हो गया, फ्लास मट दिया हुआ है, शीत ब्लाइट दिया गया है, डाउनी मिल्ड्यूज़ के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यूज़ कौन काज करता है, तो स्क्लेरो थोरा माइक्रोस्पोरा। ठीक है, तो एस का 1 होगा, तो 2 जगह आपको 1 दिया गया है, बाकी स्टेटमेंट आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सीथ ब्लाइट का होगा हमारे पास राइजोक्टेनिया सोलेनाई, तो यही इसका राइट स्टेटमेंट होगा 2nd। ठीक है, तो ये और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यहीं से ही आपके आंसर निकल गया। ठीक है, और क्यू का होगा हमारे पास 3। ठीक है, और क्यू का होगा 3 और पी का होगा 5। ठीक है, ब्लास्ट का होगा मैग्नाथोरा ग्रेसिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ए जो है वो आपका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है स्टील के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको पहचाना है कि कौन सा स्टील किसका है। प्रोटो स्टील किसको बोलते हैं, यू स्टील किसको बोलते हैं, एक्टिनो सॉरी एट एक्टो स्टील एक्टोफोलिक और
फिफ्थ इज़ एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। देखो सबसे पहले बहुत इजी है, आप सभी को अगर पता होगा कि जितने भी मोनोकॉट होते हैं उनका जो स्टील होता है वो कैसा होता है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो आपको यहाँ से ही देख के पता लग जाना चाहिए। और उसको क्या बोला जाता है, एट्रैक्टो स्टील बोला जाता है। डाइकॉट का स्टील कैसा होता है, बिल्कुल अरेंजमेंट में होता है, तो वो यू स्टील होता है, राइट। और बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ स्टील किसको बोला जाता है, तो दैट इज़ अ प्रोटो स्टील। और जब सॉरी यहाँ पे बताया भी गया है कि जाइलम शोन इज ग्रीन, तो अगर अंदर जाइलम हो और बाहर फ्लोइम हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पी का होगा सेकंड। देखो अगर आपको पता है तो यहीं से ही निकल जाएगा। ठीक है, पी का एक से ही निकल जाएगा पी का सेकंड। और क्यू का होगा हमारे पास 4। ठीक है, आर का होगा 1 और एस का होगा 3। ठीक है, तो एक ही अगर आपको पता हो एक भी, तब भी आपके आंसर यहाँ से ही निकल जाएंगे। फिर आते हैं 59 क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऑन द इफेक्ट ऑफ एफटी जीन ऑन फ्लावरिंग ट्रांजिशन इन शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ एराबिडोप्सिस थैलियाना। एफटी जीन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है कि एफटी प्रमोटर इज एक्टिव इन लीफ अलोन एंड द एफटी नल mutation causes delayed flowering transition of SAM, expressing recombinant FT protein fused to nuclear localization signal sequence under the endogenous promoter does not rescue the delayed flowering phenotype of the FT null mutant. Next है down regulation of FT transcript in the SAM by RNAi in the wild type background does not alter flowering transition. Which of the following conclusion best explain the above observation? आपसे पूछा गया है कि एक्सपेरिमेंट में क्या बेस्ट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट है एफटी प्रोटीन रेजिडेंट इन लीफ काउज फ्लावरिंग ट्रांजिशन ऑफ सैम। ठीक है, एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव फ्रॉम लीफ टू द मेरिस्टेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग। अगर यहाँ पे मेरिस्टेम की जगह सैम लिखा होता तो आपका स्टेटमेंट यहीं ठीक हो जाता। ठीक है, क्योंकि एफटी जीन जो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है एफटी जीन के बारे में, तो आपको यहाँ से भी पता लग जाता है कि एफटी जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, और सैम में मूव करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो एफटी प्रोटीन मूव फ्रॉम लीव्स टू सैम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, तो यही हमारा राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, एफटी जीन जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं और सैम में जाते हैं जिसकी वजह से फ्लोरिंग वहाँ पे प्रमोट हो जाती है। फिर आते हैं 60 क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दिया गया है। इसमें भी सेम आपको मैच द फॉलोइंग ही है ये। फर्स्ट आता है हमारे पास कोकीन, कैफीन, मॉर्फिन, एट्रोपाइन। देखो कोकीन का आपको पता ही होगा क्या होता है, एल्कलॉइड है ये। ठीक है, सोर्स प्लांट कौन होता है, कोका। फिर कैफीन का कोकोआ, मॉर्फिन पॉपी प्लांट से हम लेते हैं, एट्रोपाइन नाइट शेड बोला जाता है। तो देखो पी का हो गया हमारे पास 3। अगर आपको एक भी पता है तो यहाँ से भी आपके आंसर यहीं से ही निकल जाता। पी का 3, क्यू का 1 एंड आर का मॉर्फिन का 4 और एट्रोपाइन का 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आए हैं गेट में। इजी हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपके यहीं से सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे।